बच्चों शुरू करते हैं। एवर यूनिट, इसको बोलते हैं बेस्ट एवर यूनिट। नाम है राधा कृष्ण। बेटा राधा कृष्ण, बेटा बेस्ट एवर यूनिट। इसका मैं आप लोगों को एक क्विक रिवीजन देता हूं उस पूरी यूनिट का। एक क्विक रिवीजन इस वीडियो के अंदर, एक क्विक रिवीजन मतलब इतना तेज चलूंगा मैं कि तुम सोच भी नहीं सकते कि कोई टीचर इतनी तेज चल सकता है। आप ये लगा लो, इतना क्विक रिवीजन होगा जिसके अंदर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। इतना मैं आपको दे दूंगा ये, ठीक है। रही बात डेरिवेशन के लिए, तो डेरिवेशन जिनको नहीं आते हैं, वीडियो पड़ी हुई है, उसको एक बार आप लोग रिकॉल कर लेना। तो बेटा टॉपिक्स की अगर आप बात करते हो, सबसे पहले मैं टॉपिक्स लिखा देता हूं आप लोगों को। टॉपिक्स कवर, अगर आप टॉपिक की बात करते हो इसके अंदर, तो सबसे पहला कूलॉम्स लॉ, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज, तीसरा वेक्टर फॉर्म, चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड, पांचवा एक्सियल इक्वेटोरियल, छठा टॉर्क, सातवां लीनियर एरियल एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, अगला गॉसियन सरफेस, अगला एरिया वेक्टर, अगला उसके बाद जो आ जाएगा विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगला गॉस लॉ, अगला एप्लीकेशन, अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगला पोटेंशियल एट पॉइंट चार्ज, अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगला ई एंड बी में रिलेशन, अगला कैपेसिटर, अगला कैपेसिटेंस, अगला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगला एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अगला इलेक्ट्रिक करंट, अगला वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तीनों चैप्टर। नंबर नेक्स्ट, आई इज इक्वल टू एनी वीडीए, अगला इलेक्ट्रिक सेल, आप भी यहीं पर हो मैं भी यहीं पर हूं, अगला इंटरनल रेजिस्टेंस, मैंने क्या कही थी, अगला किरचॉफ्स लॉ, अगला व्हीटस्टोन ब्रिज, और समथिंग दीज आर द टॉपिक्स। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं इन 3 चैप्टरों के। हाईलाइटेड टॉपिक्स मींस मतलब जिनमें वजन है, जिनको आपको पढ़ना अति आवश्यक है। नहीं खत्म, समझे बात को। ये वो टॉपिक्स हैं बेटा जो 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 वजन रखते हैं। वजन मतलब समझ, तो इनमें से भी मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे जो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, जिनको थोड़ा लगता है भैया समझ नहीं आती, थोड़े बहुत लंबे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत भैया ऐसे क्वेश्चंस आते हैं,
मैं उनको बताता हूं क्या क्या पढ़ के जाओ। आप एक्सियल इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के जाओ, आप टॉर्क पढ़ के जाओ, ठीक है, आप फ्लक्स पढ़ के जाओ, आप गॉस लॉ पढ़ के जाओ, आप एप्लीकेशन पढ़ के जाओ, आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़कर जाओ, आप ई और बी के बीच रिलेशन पढ़कर जाओ, ठीक है, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ के जाओ, आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब पढ़ के जाओ, आप आई इज इक्वल टू एनईवीडीए पढ़कर जाओ, आप किरचॉफ पढ़कर जाओ, आप वीट्स पढ़कर जाओ। दैट्स ऑल। समझे बात को? जिन बच्चों को ये चीज लगती है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बड़ी डिफिकल्ट लगती है, भैया हमसे नहीं हो पाती है, हमको भैया इसके क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं, हम भैया इसकी कितनी भी प्रैक्टिस करेंगे बट हम इसको नहीं कर पाएंगे, उन बच्चों के लिए हम आपको बता रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप ये वाले जो टॉपिक मैंने रेड पेन से मार्क करे हैं, आप ये कर लो, ये आपके लिए अमृत का काम करेंगे बेटा बोर्ड वाले पेपर में। आप ये लगा लो, ये लगा, मतलब आने हैं ये टॉपिक, इनसे एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो एटलीस्ट जब आप इतने टॉपिक पढ़कर जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि फिर हम इसके न्यूमेरिकल वाली वीडियो डालेंगे। न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे जब इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी आपको। आप समझ रहे हो? जब तक इसकी नॉलेज नहीं तब तक आप बेकार हो। आप ये लगा लो, टॉपिक मैंने पहले क्यों लिखे, ताकि तुम लोग को ये पता लग जाए कि तुम लोग को पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। भाई इलेक्ट्रिसिटी है, पहली यूनिट हम बचपन से पढ़कर आ रहे हैं ये चीज, बचपन मतलब जब 12th में आए थे। समझे ना बात को? तो ये चीज है। तो मैं एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर अप करता हूं। आप लोग मुझे बस इतना बता देना कि सर कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, तो मुझे बस इतना बता देना, मैंने आपके सामने टॉपिक्स लिख दिए। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलिए भैया, अब मैं चैप्टर का नाम वगैरह नहीं लिखूंगा, अब मैं सीधे टॉपिक डालूंगा, दैट्स ऑल। समझ रहे हो ना बात को? हाँ। तो भाई टॉपिक नेम इज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ भाई क्या कहता है? सिंपल सी बात है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ऑब्वियस बात है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन कितना? तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में, इसको हम बोलते हैं कौन सा लॉ? कूलॉम्स लॉ। ये बात आती है K की, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो फोर्स होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है मेरे बच्चे मीडियम पर। तो व्हाट इज K बेटा? K इज व्हाट बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो आपको बेटा बताता है नेचर ऑफ मीडियम के बारे में, जो आपको जनरली किसके बारे में बताता है? मीडियम के बारे में, जिसकी वैल्यू ऐसी पड़ी गई कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड मेरे बच्चे, दिस इज परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? परमिटिविटी। ठीक मेरे बच्चे, जो अलाउ करती है, मींस परमिट करती है चार्ज को किसी भी एक किसके अंदर, जरा बताओ? मीडियम के अंदर, यानी कि एप्सिलॉन नॉट, इसको वैसे बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट, विच इज परमिटिविटी। ये वाली वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना, इसको बोलते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ। बोलो जी क्लियर? अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो आप इसकी वेक्टर फॉर्म को थोड़ा सा देखना। जनरली बेटा जो वेक्टर फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, F ऑफ वेक्टर 1 से 2, K ऐसी रहने देना। इसको लिखोगे आप Q1 Q2 अपॉन में मॉड, ये R देखना, इसको क्या लिखेंगे? R12 और इस पूरे का क्यूब इनटू में कितना वेक्टर। ये बेटा लिखने का तरीका होता है हमारा। समझ में आ गई? क्लियर हो गया बेटा? इसको बोलते हैं हम कौन सी फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। दिस इज द वेक्टर फॉर्म बेटा। ये अगर मैं, हाँ बेटा किसका नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं बेटा F21 लिखो तो 21 कैसे लिखोगे? विच इज K Q1 Q2 सेम रहेगा अपॉन में मॉड R21। अभी मैं एक चीज और सिखाऊंगा तुम लोगों को, ध्यान से सुनो। R12 और R21 निकालते कैसे, ये जरा समझना। इसको लिखते हैं R2 माइनस और इसे लिखोगे R1 माइनस। ये दोनों के दोनों बेटा क्या होते हैं? समझ गए बेटा? मॉड R1 क्या होता है? R12 विच इज अंडर रूट ऑफ, बताओ जरा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये बेटा तरीका होता है, ठीक है बेटा? इस तरीके से हम लोग वेक्टर फॉर्म को सॉल्व करते हैं। अब मैंने बताया था चार्जेस को समझना और उनकी यूनिट देख लेना जरा बेटा। अगर आप K की यूनिट देखोगे विच इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर, ठीक है बेटा? अगर आप इसका बेटा डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे विच इज ml T-2
एल स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर का कितना हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी यानी कि ए टी, और इस पूरे का के इज इक्वल टू एम एल क्यूब टी माइनस 4 ए माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के। एप्सिलॉन नॉट की निकालोगे, इसी का आप रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो इसी का रेसिप्रोकल करो तो कितना हो जाएगा, m माइनस 1 l माइनस 2 4 और a प्लस का कितना, जो बेटा प्लस वाले थे वो माइनस बन गए, जो माइनस वाले थे वो क्या बन गए, प्लस। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमेबिलिटी या परमिटिविटी। बट आप एक चीज ध्यान देना, आ सकती है, छोटी चीज है बट आ सकती है पेपर में ये, ठीक है। हाँ, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद मेरे बच्चे क्या आ जाता है हमारे पास, चार्जेस। मैंने लिखा था इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखो नेचर में दो चार्जेस डिफाइन हुए थे, पहला हुआ था सोर्स चार्ज, ठीक है, और दूसरा हुआ था टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को जनरली आप क्यू नॉट से दिखाते हो और इसको आप दिखाते हो क्यू से। दोनों में फर्क क्या होता है जरा समझना। सोर्स चार्ज वो होता है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, आई रिपीट, सोर्स चार्ज वो होता है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और टेस्ट चार्ज वो होता है जो एक्सपीरियंस करता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझे आप बात को। जैसे मान लो आपके पास यहां पे सोर्स चार्ज है, तो ऑब्वियस बात है ये जनरेट करेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो जी क्लियर, क्लियर। और यहां पर आ गया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या करेगा जरा बताओ, एक्सपीरियंस करेगा किसको, उस इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को। आप समझ पा रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्यू नेट, क्यू नॉट, और इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज। अब एक चीज ध्यान रखना जो बड़ी मजे की है, कि जो टेस्ट चार्ज होता है ना वो ऑलवेज कैसा होता है, लेकिन जो सोर्स चार्ज होता है ना वो बेटा कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, दोनों होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगता है हम लोगों को। कैसे जरा समझना। लेट सपोज हमने जो ये लिया सोर्स चार्ज, वो कैसा लिया, बोलो क्लियर है। और यहां पर हमारे पास टेस्ट चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऑब्वियस बात है ये किधर को भागेगा, अवे को, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू किधर को जा रहा है, नेगेटिव। ध्यान से देखो, पॉजिटिव टू किधर को जा रहा है, आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भाग गई बाहर को, इसको बोलते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन। आप समझे बात को। नेक्स्ट मेरे बच्चे मान लो हमारे पास जो सोर्स चार्ज है वो कैसा है, अब ये कैसा है हमारा टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ऑब्वियस बात है ये अपनी ओर इसको क्या करेगा, बोलो जी क्लियर। अगर ये अपनी ओर इसको खींच रहा है तो इसका मतलब इनवर्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो रहा है वो इनवर्ड लग रहा है। अब मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड बोला, इसको समझो अब ये क्या है, देखो जरा ध्यान से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देखना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंसेप्ट है। आपने एक चीज नोटिस करी, जब ये सोर्स चार्ज था तो इस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये कर रहा है नहीं कर रहा है ना। किस पर एक्सर्ट कर रहा है, टेस्ट चार्ज पर। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड मेरे बच्चों व्हाट। समझ गए मेरे बच्चे ये बात, पक्का। कोई भी टीचर अगर आपसे पूछता है तो आप बड़े आराम से बता सकते हो, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। क्लियर। यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो ये क्या होता है, के क्यू नॉट अपॉन में और इनटू में क्यू नॉट से क्यू नॉट, E इज इक्वल टू के क्यू बाई कितना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहां, कौन सा चार्ज, एट पॉइंट चार्ज। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, पक्का मेरे बच्चे, पक्का। यहां से एक चीज नोटिस करो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऑब्वियस बात है डिस्टेंस जितना बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बढ़ती जाएगी, वो सॉरी घटती जाएगी, है ना। ऑब्वियस बात है ना यार, सोर्स चार्ज यहां रखा है, तुम टेस्ट चार्ज को भयंकर यहां पे रख रहे हो, तो इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा और यहां पे कम, क्योंकि एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर। एक और चीज, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ गया मेरे बच्चे बात को, पता भी नहीं लगा आपको, आपके 3 टॉपिक निबट गए। यस, क्लियर हो गया। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट देखो इसकी क्या होती है, विच इज न्यूटन पर कूलॉम। दिस इज न्यूटन पर व्हाट, न्यूटन पर कूलॉम। न्यूटन की यूनिट ml t माइनस और ये at, तो विच इज इक्वल टू ml t माइनस 3 a माइनस, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो जी क्लियर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, कैसी क्वांटिटी है, हाँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस बात है इसका डायरेक्शन होगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, स्वाभाविक है। तो डायरेक्शन देखो कैसे होगा, अभी मैंने बताया भी था, पॉजिटिव से किस तरफ मूव करेगी, ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। बोलो क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गई।
श्योर, ये चीज क्लियर हो गई। अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में भागेगी, अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। ये चीजें ध्यान रखना भैया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज एक दो याद रख लो, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। मतलब अगर मान लो ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड, मे भी अगर मान लो ये इंटरसेक्ट कर भी गए तो इनके दो डिफरेंट डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। अरे नहीं समझे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तभी तो इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट कर गए तो इनका टेंजेंशियल पॉइंट आपको दो अलग डायरेक्शन देगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दो डायरेक्शन एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के, इट इज नॉट पॉसिबल बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करती है तो इनका जो टेंजेंट होता है ना डायरेक्शन, वो दिखाता है, समझ गया ना बात को आप। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस तरीके से मूव करेंगी, इन पर आप किसी एक पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सर्कुलर है या कैसी है तो उसमें आप क्या करोगे, एक पॉइंट को पकड़ के वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसी डायरेक्शन में क्या होगी जरा बताओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं बेटा अगले टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप बात करते हो, किसका बेटा, आर स्क्वायर का। अरे तो वो तो यार ऐसा ग्राफ है, बना लेंगे, चलो मैं बना दूंगा बात है, कहते कुछ थोड़ी है, ई वर्सेस आर ग्राफ है वो, तो ये ई ना नीचे आर होगा और इधर शायद ई होगा, समझे कैसा ग्राफ होगा खुद देखो आप। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर आर सबसे ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो बात को, जहां पर आर सबसे कम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, और यहां पर आर कैसा है, तो जहां आर मैक्सिमम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। खत्म हो गई यार बात, यार इतना बड़ा ग्राफ थोड़ी है इसका, ठीक है बेटा। अब फिलहाल हम ये आ जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करती है जरा देखते हैं। तो कहां कहां पे काम करती है, एट ए, ये चीज समझ लो, एट समझ लो ये चीज, ये फॉर्मूले लगेंगे, ये ध्यान रखना, और ये तो डेरिवेशन भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देख एक्सियल का मतलब क्या होता है, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं, देखो कैसे। उससे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, विच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको जरा थोड़ा सा समझना अच्छे से। दो चार्ज, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं बात बोलूं, दो चार्ज विद द सेम मैग्नीट्यूड, दो चार्ज विद द सेम मैग्नीट्यूड, बोलो जी क्लियर, बट अपोजिट चार्जेस, same magnitude but the opposite charges, which are placed at very least distance, which are placed at very least distance is called 2L। ये ओरिजिन, बोलो जी क्लियर। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप लोगों को एक डाइपोल भागता हुआ दिखाई देगा, वो क्या होता है, which is q dot, ध्यान रखना, which is opposite to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रखना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको कौन भागता हुआ दिखाई देगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, Q डॉट 2L। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डाइपोल वहीं बनता है, कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन जनित में जारी। पहला कंडीशन, बोथ आर पॉइंट चार्जेस, बोथ आर पॉइंट चार्जेस। दूसरी कंडीशन, both are placed at very least distance, both are placed at very least distance। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, both have same magnitude but opposite sign। नहीं समझे, नहीं समझे, मतलब ऐसा नहीं समझे, अरे बड़ी छोटी सी चीज है, मतलब दोनों चार्जेस पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, दोनों चार्जेस नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक 10 कूलम है तो एक हो गया माइनस का 20 कूलम। नहीं समझे अभी आप बात को। एक्चुअल में क्या होता है मैं बता दूं, इससे क्या होता है, ये यहां पे डाइपोल बन तो जाएगा लेकिन यहां पे डाइपोल कभी भी सेंटर पे नहीं बनेगा, डाइपोल शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। नहीं समझे अभी आप बात को, केमिस्ट्री से लॉजिक लगाओ ना। अरे भाई
यार मान लो ये वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है डाइपोल क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इधर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो डाइपोल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर पे आपको न्यूट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हो बात को? इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, दोनों मैग्नीट्यूड कैसे रखते हैं, सेम रखते हैं, वहां पे मिलता है हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीजें याद रखना, ठीक है बेटा। मेधावी, मैं बेटा चांटा फेंक के मार दूंगा, चूतिया नहीं हूं जो गला फाड़ रहा हूं, इतना पैसा नहीं दे रहे हो आप मुझे। शांति से बैठ के आराम से पढ़, और ये मैं इससे नहीं सबसे कह रहा हूं, ये मैं, जिसको नहीं पढ़ना निकल लो घर के लिए। आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड रिवाइज कराओ, मैंने कराई, मैं अभी न्यूमेरिकल कराता, वरना गलत चीज है यार ये। आराम से पढ़ो शांति से बैठकर, और जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास, ये टाइम बिल्कुल मौज मस्ती वाला नहीं है ना, मैं इस समय मस्ती करूंगा, बिल्कुल वन शॉट है, आराम से आप 1.5 घंटे में देखो, 1.5 घंटे में खत्म कर दूंगा, मेरी गारंटी है। देखो आप ध्यान से बेटा, इसके बाद बच्चे क्या आ जाता है हमारे पास, वो आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्वेटोरियल पे कैसे काम करती है। तो पहले बात कर लेते हैं एट एक्सियल। यार एक्सियल पे कैसे काम करेगी जरा देखते हैं। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज, मान लो एक नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हैं। लेट सपोज बेटा बीच में एक हमारा ओरिजिन पॉइंट आया, जिससे कुछ x डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट प्लेस है, जिस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ऐसा हमने मान लिया कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? तो ऑब्वियस बात है ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगी किस तरफ, इसको क्या बोलोगे, बोलो जी क्लियर। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऑब्वियस बात है ये इसको अपनी ओर क्या करेगी, अट्रैक्ट, बोलो क्लियर। इसको क्या बोलोगे आप लोग, मैं आपसे कहूं इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप कहोगे वैसे तो E1 प्लस कितना, लेकिन ये उससे उल्टे डायरेक्शन में भागी है, इसलिए ये काय में कंसीडर होगी, और ये कैसी में, क्योंकि ये इसकी तरफ भागी है इसलिए प्लस। बोलो जी क्लियर, कोई दिक्कत। ये यहां से x डिस्टेंस दूरी पर है, तो यहां से कितने डिस्टेंस दूरी पर हुई, विच इज x प्लस कितना, ये यहां से बेटा x डिस्टेंस दूरी पर है, और ये L है हमारे पास इंडिविजुअल, तो यहां से ये कितना होगा जरा बताओ, विच इज x माइनस कितना। बोलो जी क्लियर हो गई, पक्का। तो अगर मैं कहूं यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी काम करेगी, तो वो जो डेरिवेशन निकल के आता है एक्सियल के लिए, विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कमला पसंद अपॉन एक्स क्यूब, 2 ऑफ k p अपॉन एक्स क्यूब। याद रख लो ये चीज, ठीक है बेटा। जो E एक्सियल के लिए 2 k क्या होता है सबको पता है, 1 अपॉन, एंड ये p क्या होता है, q डॉट। समझोगे बात को या नहीं, समझ गए होगे वैसे बात को। ये होता है मेरे बच्चे एक्सियल के लिए, एक्सियल के लिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है। अब आ जाता है एट कहां, इक्वाटोरियल। क्या होता होगा इक्वाटोरियल में, जरा वो देख लेते हैं। देख बेटा इक्वेटोरियल में क्या होता है, यहां पे क्या होता है ना, एक चार्ज यहां प्लेस है पॉजिटिव, एक चार्ज यहां प्लेस है नेगेटिव। भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L। लेट सपोज ये ओरिजिन है। इक्वेटोरियल का मतलब समझना, मैंने इसको बिल्कुल यहां से इक्वल पोजीशन पर रखा। ये यहां से कितनी दूरी पर है, पॉइंट कौन सा है, ये यहां से भी सेम डिस्टेंस पर है, यहां से भी सेम डिस्टेंस पर है। बोलो जी क्लियर। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, जिसमें ये वाला थीटा और ये वाला थीटा आपस में कैसे हो, ऐसे को बोलते हैं इक्वेटोरियल। अब समझ गए आप लोग बात को। जिसमें ये थीटा और ये थीटा अलग हो जाए उसको बोलते हैं एट एनी पॉइंट। हाँ क्लियर हो गई ये बात। अब जरा ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव मैंने मान लो, ये पॉजिटिव माना, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या करेगा, रिपेल। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट। यहां से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रिजल्टेंट किधर को भागेगा, ये भागा है रिजल्टेंट। बोलो भागा या नहीं भागा। ये थीटा है तो ऑब्वियस बात है ये भी, ये थीटा तो ये भी, इनके दो कंपोनेंट डिवाइड होंगे। वो कंपोनेंट डिवाइड करना मैं यहां सिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। देख लो, जिसको नहीं आते वो देख लो। देखना बेटा कंपोनेंट कैसे डिवाइड होते हैं। पहले हम E1 वाले की बात करेंगे, E1 वाले की, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। E1 वाला ये है, ये जा रहा है E1 वाला, ठीक है। ये इसका थीटा बनना है, ये कौन बनना है, ये इसका थीटा बनना है। ये देखना आप जरा, जिनको नहीं आता वो जरा देखना। जहां से एंगल बनता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, इसको बोलेंगे E1 कितना, तो इससे जस्ट परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट जाता है, उसको क्या बोलोगे, E1 साइन थीटा। बोलो जी क्लियर।
ये सेम अब जरा E2 वाले के लिए देख लेते हैं। E2 ये जा रहा है भैया, इसके लिए मैं अलग कलर ले लेता हूं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ये, बोलो जी क्लियर, ये हो गया हमारे पास ये। अब जरा ध्यान से देखो, इसके साथ ये थीटा बनना है, जिसके साथ थीटा बनता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर को एक और जा रहा है E2, तो ऑब्वियस बात है इससे जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, E1 E2 बेटा, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसल आउट, क्योंकि एक दूसरे के कैसे डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। आप समझ गए आप बात को। तो इनकी जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो जरा ध्यान से देखना, इक्वेटोरियल की वो आती है कमला पसंद अपॉन x3, बस यहां से 2 गायब हो जाता है, ठीक है। अगर टीचर ने कहा ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल के बीच रिलेशन बताओ, तो 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। अगर मैं कहूं ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल के बीच रेशियो कितना होगा, 2 रेशियो, तो विच इज 2 रेशियो कितना हो गया, लो भाई खत्म। ये होती है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच रिलेशन। अब आ जाएगा हमारे पास टॉर्क, कौन आ जाएगा, टॉर्क, इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड बेटा मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक बेटा। मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं जरा देखो, लेट सपोज हमारे पास यहां से जा रही है कौन सी फील्ड लाइंस, ध्यान से समझ लो, सब समझा रहा हूं, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ये पैरेलल जा रही है तो इनको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिनके बीच थीटा 0 डिग्री का रहता है। आप समझ रहे हो, यहां पे आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलती है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं नहीं होगी, समझ में आ गई है, इसलिए इनको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही चीज सेम बिल्कुल जो मैं यहां सिखा रहा हूं, ये चीज सेम डिट्टो कॉपी मैग्नेटिज्म में लगती है, बस वहां पे इलेक्ट्रिक वर्ड हटके मैग्नेटिक वर्ड जुड़ जाता है, वहां पे ई हटके बी लग जाता है, इतना फर्क होता है बस। अब इसको कैसे आप देखोगे, तो आपने मान लो यहां पर एक इस तरीके की ये रख दी, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, ऑब्वियस बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यहां से एक क्या ड्रॉ कर दो, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, बोलो जी क्लियर। ऑब्वियस बात है मेरे बच्चे, जब आप किसी दो चार्जेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डाल दोगे तो यार वो मूव करना चालू हो जाएंगे, जब मूव करना चालू होंगे तो उन पे टॉर्क लगना चालू होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स, वो उनको नचाना चाहेंगे उन चार्जेस को, क्योंकि एक फोर्स इस तरफ से लगेगा, एक फोर्स इस तरफ से लगेगा, तो ऑब्वियस बात है एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये घूमना चाहेंगे चार्जेस, बोलो ऐसा है या नहीं, तो इसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। टाउ इज इक्वल टू पीई व्हाट बेटा, दिस इज द फॉर्मूला। कुछ कह रहे क्या, कुछ कह रहा बेटा क्या, पी क्या होता है बेटा, बार बार मैं आपको बताते चल रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत अच्छे से सुनो, ये जो दिन है ये जल्दी वापस नहीं आते हैं बेटा, अब तुम लोग को अकेले ही जंग लड़नी है, ये ध्यान रखना, इसलिए मैं आप लोग को समझाते चल रहा हूं ये चीजें। साइन थीटा, थीटा वो एंगल होता है, ध्यान से सुन लो, थीटा वो एंगल होता है जो डाइपोल, आई रिपीट, जो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनता है। फिर बोल रहा हूं मैं, थीटा वो एंगल होता है जो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनता है। आप समझ गए बात को, तो ये चीज होता है मेरे बच्चे, इज इट क्लियर। यहीं से स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, यहीं से स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल जाता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिल जाता है। आई थिंक 90 और नहीं 0 और 180 पे शायद अनस्टेबल मिलता है और 90 पे शायद स्टेबल मिलता है, बाकी एक बार चेक कर लेना बेटा, ठीक है जी। हाँ, इक्विलिब्रियम होता है मतलब कहां पे आपको टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, तो 90 पे मैक्सिमम मिलेगी, तो 90 पे अगर मैक्सिमम मिल रही है तो ऑब्वियस बात है मेरे ख्याल से शायद स्टेबल होगा, बाकी एक बार चेक कर लेना बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी। तो ये खत्म। इसके बाद आ जाता है बेटा एलसीडी, एसीडी और वीसीडी, ठीक है, यही समझा देता हूं, छोटा सा टॉपिक है। एलसीडी फुल फॉर्म याद रखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वीसीडी सॉरी पहले एसीडी, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला बेटा वीसीडी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं हुआ है, इन दोनों का तो बहुत ही यूज है, ठीक है। अगर आप एक लीनियर रॉड ले रहे हो, बिल्कुल, जिसकी लेंथ कितनी है, अगर इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, समझ रहे हो बात को, उसको बोलते हैं एलसीडी, ठीक है। अगर मेरे बच्चे आप कोई एक शीट ले रहे हो, शीट जस्ट लाइक इस तरीके की, अगर आप कोई एक शीट ले रहे हो ऐसी, है ना, जिसका एरिया है मतलब जिसमें चार्ज एरिया वाइज एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको बोलते हो आप लोग एसीडी,
ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं लैम्डा से, इसको हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से। और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब ऐसे सरफेसेस जो जनरली स्फीयर हो, सिलेंड्रिकल हो, मींस 3D सरफेसेस हो जिनके पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो, ठीक है, उनके लिए आप बोल दो जैसे जैसे स्फीयर हो गया बेटा, है ना, जैसे सिलेंडर हो गया, सही है। इस तरीके के फिगर जो आ जाते हैं उनमें हम लोग क्या लगाते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला कैसे निकलता है जरा देख लो, छोटी सी चीज है, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl, नहीं हाँ सही तो सही लिखा था ना, हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ। बोलो जी क्लियर। उसको बताओ क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट, समझ गया बेटा बात को। उसको क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट, लो मेरे बच्चे, दिस इज द लैम्डा, सिग्मा एंड रो। क्लियर हो गई बच्चा बात। आगे गॉसियन सरफेसेस पर, गॉसियन मैं बताता हूं बेटा ये कैसे सरफेसेस होते हैं। दीज आर द क्लोज एनक्लोजेस्ट सरफेसेस, ऐसे सरफेस जो पूर्णतः तरीके से बंद होते हैं, पूरी तरीके से कैसे, बिल्कुल एकदम क्लोज्ड, उनको आप कौन से फिगर बोलते हो, गॉसियन सरफेस बोलते हो, ठीक है बेटा। अब ये 2D भी हो सकते हैं एंड ये, इसमें लगता है एरिया वेक्टर। कौन सा वेक्टर मेरे बच्चे, एरिया वेक्टर का अपना खुद का क्या होता है, विच इज परपेंडिकुलर टू द व्हाट बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेट सपोज तुम्हारे पास इस तरीके का एक सरफेस है, क्लियर, हमने कहा इसमें एरिया वेक्टर कहां है, पहले तो आप ये बताओ इसमें एरिया कहां है, तो आप ये देखोगे सर ये एरिया है या नहीं, यही तो एरिया है। मैं इसमें कहूं इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो ये सरफेस है ना, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर और इसके जस्ट परपेंडिकुलर नीचे आपको क्या मिलेगा, एरिया वेक्टर। मान लो मैंने अगर ये प्लेट इस तरीके की बना दी, इस तरीके की बना दी, आप समझ रहे हो, मैंने आपसे कहा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहां है, तो ऑब्वियस बात है इससे जस्ट परपेंडिकुलर इधर, इससे जस्ट परपेंडिकुलर इधर। आप समझ गए बात को, नहीं समझे, पक्का। मैंने मान लो अगर कोई एक 3D सरफेस बना दिया, जस्ट लाइक स्फीयर बना दिया एक, है ना, स्फीयर बना दिया, ये बना दिया बेटा स्फीयर। स्फीयर का सेंटर किधर होगा, आपको पता है यहां होगा, है ना। मैंने कहा इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, तो मैंने बताया जस्ट परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तुम लोग पता है 3D सरफेसेस में कहां से निकालोगे, सेंटर से। कहां से, ये देखो इधर को होगा, ये देखो इधर को, ये इधर को, ये देखो, ये देखो, ये देखो मेरे बच्चे, समझ रहे हो ना बात को। इस तरीके से मेरे बच्चे हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पता करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तभी तुम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहचान पाओगे। अब देखो अगला टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक, ये भाई फाई से डिनोट करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो मैंने क्लोज सरफेसेस बनाए हैं, इनमें से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो पा रही है ना, किसी एक एनक्लोज फिगर में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो पा रही हैं, पास हो पा रही हैं, उसी को आप क्या बोल देते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि फाई इज इक्वल टू कितनी इलेक्ट्रिक एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई, उनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है जरा बताओ। एक मजे की बात बताऊं, ये इनका स्केलर प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि दिस इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, यस, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। समझ गया मेरे बच्चे बात को। फाई का डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन कितना आया था, ml t माइनस 3 a माइनस 1, शायद यही आया था, यही आया था, ठीक है। और a का फिर से कितना होता है एरिया का, l स्क्वायर, तो विच इज ml क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1। बच्चों एक बार चेक जरूर कर लिया करना, क्योंकि मैं थोड़ा तेज कराता हूं तो हो सकता है मे भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए। तो ये हो गया मेरे बच्चे डायमेंशन फॉर्मूला किस चीज का, जरा बताओ आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब ये स्केलर प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस बात है इनको सॉल्व करने के लिए एक एंगल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं, ये डायरेक्शन होता है, ये जो थीटा है ना, ये एंगल होता है किसके बीच, ई और ए के बीच। कैसे, वो मैं आपको सिखा देती हूँ, देखो आप, आई मीन सिखा देता हूं, देखो देखो जरा ध्यान से। दिस इज ये, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, अभी एरिया वेक्टर भी इधर ही को जा रहा है क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर ही रहता है, तो इनके बीच ये कौन सी फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच थीटा कितना, तो यहां पर फ्लक्स आप लोग को कैसा देखने को मिलेगा, आप समझ गए ना बात को। अब कहता हूं ये हमारे पास कौन, सरफेस। अब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहनकर ऐसी बहा दी, जबकि ये किधर को जा रहा है, एरिया वेक्टर, तो इनके बीच कितने डिग्री का डायरेक्शन हो गया, यहां पे फ्लक्स कैसा,
कितना हो गया 0। आप समझ रहे हो बात को, क्योंकि इनके बीच जो थीटा हो गया वो कितने डिग्री का हो गया। मे भी ऐसा भी हो सकता है कोई एक सरफेस है, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करा दी है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर तो इधर ही को जा रहा है, तो इसने अब क्या दिया जरा बताओ, थीटा दिया। तो अब की फॉर्मूला क्या लगेगा, समझ गए होगे मेरे बच्चे बात को, क्लियर हो गई। ये होता है फ्लक्स की दिनचर्या, ये है फ्लक्स, ठीक है भैया, ये फ्लक्स का कंसेप्ट था। डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट देख लो, ई क्या होता है, ई फॉर न्यूटन पर कूलॉम, और ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम विच इज वेबर। समझ रहे हो आप बात को, ये हो गया। आगे बढ़े भैया, पानी ला दे यार, पानी ला दे कोई जना। नेक्स्ट बेटा आ जाता है हमारे पास गॉस चाचा का लॉ। कुछ पल्ले पड़ा सबके या नहीं पड़ा, सब बाउंस मार गया, आ गया। एक देखो, एक रिकॉल है, समझ रहे हो ना। अब ये मैंने इतनी तेज पढ़ाया, थोड़ा सा तुम लोग घर जाके इसको थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ लेना, क्लियर हो जाएंगे इसकी। बेटा नेक्स्ट इज गॉस लॉ। यार ये कैसे अप्लाई होता है जरा समझो। यार ये कहता है जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमेशा 1/ε0 टाइम्स होता है ऑफ क्यू नेट के। आप समझ रहे हो बात को, ठीक है बेटे बच्चे। कोई भी टीचर अगर आपसे कहता है ε0 फाई नेट जो है वो 1/ε0 टाइम्स होता है किसके, क्यू नेट के, मतलब किसी एक बंद सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, किसी एक बंद सरफेस से, सरफेस के अंदर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमेशा 1/ε0 टाइम्स होता है ऑफ क्यू नेट के। ये वो चार्ज है जो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर लाए करना चाहिए, विच इज क्यू इनसाइड। क्यू समझ गए, मतलब अगर मान लो ये है, यहां पे Q1 रखा है, यहां Q2 रखा है, यहां Q3 रखा है, हमने कहा नेट चार्ज कितना होगा, तो भाई साहब Q1 प्लस कितना, Q3 को काउंट मत कर लियो क्योंकि वो एक्सटीरियर चार्ज है। आप समझ गए बात को, हाँ क्लियर हो गई। तो इस तरीके से बच्चा हमारे पास ये चीज निकल के आती है, ठीक है बच्चा। अब इसकी आ जाती है एप्लीकेशन, भैया कितने कितने लागू होता है ये, है ना, किधर किधर लगाओगे इसको, तो हम बताते हैं आप इसको किधर किधर लगाओ। आप एक लीनियर रोड पे लगा दो, कहां लगा दो, लीनियर यूनिफॉर्म रॉड, जिसकी लेंथ कितनी मान लो, चार्ज कितना एक्यूमुलेट है, पॉजिटिव, क्लियर। इसके चार्ज एक सिलेंडर बनाओ और इसकी वो निकाल दो, क्या कहते हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 इनटू में r, है ना, यस। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्म रॉड बाय द यूजिंग ऑफ गॉस लॉ। ये निकल के आती है, याद रखना भैया, न्यूमेरिकल्स कराएंगे हम, तो हम न्यूमेरिकल में फॉर्मूले चाहिए तुम सबसे, मेरे को एकदम कच्चे में डाल लो इन फॉर्मूलों को बेटा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगली चीज बेटा क्या आती है, जरा ध्यान से देखो। आप मान लो एक शीट लगा लो, अब आपने क्या लगा दी, शीट, प्लेन शीट, इस पे क्या एक्यूमुलेट हो रहा है, बोलो जी क्लियर। अब गॉस सरफेस देना पड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है एक सरफेस इस तरफ को जाएगा, एक सरफेस इसके जस्ट पीछे को जाएगा, बोलो जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। तो यहां से दो तरीके के फ्लक्स निकलेंगे, देख लो यहां से दो फ्लक्स निकलते हैं, एक फ्लक्स किस तरफ होगा, है ना, और एक फ्लक्स किस तरफ होगा, अरे बोलो मानोगे कि नहीं, एक फ्लक्स इस तरफ हो गया, एक फ्लक्स इस तरफ हो गया। भैया चार्ज तो इस तरीके से है ना, चार्ज ऐसे रखा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इधर से भी फ्लक्स निकलेगा, इधर से भी फ्लक्स निकलेगा। अब इनका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, मैंने आपको अभी बताया। अगर मैं आपसे कहूं टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो आपको होगा ∅1 + ∅2, अरे बोलो मानो बात को। मैं कहूं अगर आपसे टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो आप ये थोड़ी कर दोगे ∅1 - ∅2। ∅1 - ∅2 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना कि वेक्टर। आप समझ गए ना बात को, तो यहां पे प्लस रहेगा। इसका फॉर्मूला कितना होता है सबको पता है, बताओ। ये और ये भी, ये कितना होता है, Q/, ये सही है ना बेटा, क्लियर। मैं आपसे कहूं अगर E निकालना है मेरे को, तो कितना हो गया, Q/2ε0 Q/A को क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा अपॉन कितना आ गया, गलती से प्रूफ भी हो गया ये, आप समझ रहे हो बात, ये हो गया खत्म। अगला देखो, अब आ जाएगा स्फेरिकल शेल के लिए, किसके लिए, भाई साहब पहला केस ये और ये, इसकी रेडियस कितनी, स्मॉल r, इसकी रेडियस कितनी, कैपिटल R। यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है,
ये केस हो गया जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखना बेटा कितनी होती है, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, शायद यही होती है ना, हाँ यही होती है, ठीक है बेटा, ये होता है। बोलो जी क्लियर। अच्छा अगर मैं आपकी से क्या करूं, आर और आर को कैसा कर दूं, मतलब इस पॉइंट चार्ज को उठाऊं और इसी के ऊपर रख दूं, इस सिचुएशन में ये वाले आर से ये वाला आर, तो कितना बचेगा, सिग्मा अपॉन, अगले केस में पता है क्या करूं, आर को छोटा कर दूं किससे, मतलब अब की समय इस पॉइंट चार्ज को उठा करके यहां कहीं रख दूं, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, खत्म। क्लियर हो गई। मान लो अब मेरे पास दो पैरेलल प्लेट हैं, मान लो अब मेरे पास दो पैरेलल प्लेट हैं, इस पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट है, इस पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट है, नेगेटिव। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की ओर भागेगी, आप कहोगे पॉजिटिव से। बोलो जी क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन, हमेशा याद रखोगे दो पैरेलल प्लेट के बीच लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब मैं यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के आता हूं, दो प्लेट हैं, दोनों कैसी हैं, तो जरा बताओ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को भागेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को भागेगी। नहीं समझे अभी आप बात को, इस सिचुएशन में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मत लगा के आ जाना आपकी से, खत्म पहला चैप्टर। कैपेसिटेंस पर आ जाओ, आ गया समझ में, खत्म, नहीं आया समझ में, दैट्स ऑल हो गया। अगला आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड क्लियर। बेटा क्या होता है सब लोग बताओ, V is equal to W upon Q। बच्चों वाला फॉर्मूला V बराबर W अपॉन Q। भाई एक टेस्ट चार्ज को आप एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लेकर के जा रहे हो, या मान लो उसको इंफिनिटी से किसी R तक लेकर के आ रहे हो, तो उस पर लगने वाला जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, V बराबर W अपॉन Q। याद रख पाओगे। अगर मैं आपसे कहूं हमें तो पॉइंट चार्ज के लिए चाहिए, कौन से चार्ज के लिए चाहिए, तो जरा ध्यान से देख लियो भैया, V इज इक्वल टू KQ बाय कितना R। याद रखना भैया यहां पे भी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, समझ गए आप मेरे बच्चे बात को, पक्का। के यहां पे वही अपना 1/4 पाई, यूनिट सबको पता है इसकी, वोल्ट होती है, कितनी होती है, वोल्ट भैया, ठीक है मेरे बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसकी भी डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, इसका कितना ml स्क्वायर टी माइनस, इसका कितना, तो ये कितना हो गया ml स्क्वायर टी माइनस 3 और a की पावर, लो भैया ये भी खत्म हो गया, समझ रहे हो बेटा। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा जरा बताओ, ये भी हो गया, 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 यूनिट हो गई। अब उसके बाद आ जाता है बेटा इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर कैसे लगाते हैं, है ना, हाउ टू अप्लाई ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये भैया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बवाल क्या है पहले तो ये समझो। हाँ, एक ऐसा सरफेस जहां पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा रहता है, कांस्टेंट, चेंज इन पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है, आप समझ रहे हो ना। लेट्स सपोज मेरे बच्चे ये हमारे पास एक सरफेस है, ये एक सरफेस है जहां पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट n पॉइंट, बोलो जी क्लियर। इन सब पे कुछ पोटेंशियल है V1 V2 Vn V3 V4। मैंने आपसे कहा इनके पोटेंशियल कैसे रहेंगे, तो आप कहोगे सर अगर ये इक्वी पोटेंशियल है तो V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर Vn, मींस इनका चेंज इन पोटेंशियल ऑलवेज कैसा रहेगा, आप समझ रहे हैं बात को। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं जरा बताओ, तो चेंज हो जाएगा या नहीं। तो अगर जैसे आपने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बढ़ाया, तो आप ये नोटिस करोगे कि थोड़े टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा फिर से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रहता है जैसे मान लो आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देना स्टार्ट करी, मे बी आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करा, तो एक रिलेशन होता है इसके बाद वाला जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, E बराबर V बराबर माइनस नहीं E बराबर माइनस dV बाई dr, है ना, ये होता ना dV बाई dr ना, E इज इक्वल टू dV बाय, हाँ यही होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं dV की वैल्यू निकालो तो कितना आ गया, तो आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे वैसे वैसे आप एक चीज नोटिस करोगे, पोटेंशियल भी हल्का 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 आपको कैसा दिखता हुआ दिखाई देगा, चेंज होता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो सरफेस कौन सा हो, इक्विपोटेंशियल, लेकिन कुछ समय के लिए, एक टाइम के बाद वो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेटा इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल व्हाट बेटा,
ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है मैं आपको बताता हूं। ये नेगेटिव साइन एक तरीके का यहां पर क्या दिखाता है, डायरेक्शन। समझ में आ गया बच्चे? ये फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला लगेगा E बराबर माइनस डीवी बाई कितना dr। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब जितनी मैंने कराई हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 10 मिनट में खत्म है ये चैप्टर, बस समझ रहे हो। यू करा रहा हूं बेटा, अभी हटाओ बेटा, आगे बढ़ाऊं। आई थिंक माइनस का पीई कॉस थीटा, यही तो होता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ क्या टॉपिक था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कैपेसिटेंस क्या आता था बेटा? ए भैया पहले कैपेसिटर समझ लो। इट्स अ डिवाइस विच स्टोर व्हाट बेटा, ठीक है, मत बात करो यार, ठीक है बेटा। एक ऐसा डिवाइस जो स्टोर करता है किस चीज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपेसिटर। अब हमें देखना होता है इसका मैग्नीट्यूड, क्या देखना होता है, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ये चीज याद रखो भैया, कोई भी टीचर पूछता है कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटर। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, हमेशा याद रखो। जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। तो यहां से अगर मैं एक फॉर्मूला निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, Q बराबर, याद रखो, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, Q बाय, यूनिट देखोगे विच इज कूलॉम पर। एक कूलॉम पर वोल्ट को हम 1 फेरेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। हम लोग यहाँ पे 1 माइक्रो फेरेड 10 की पावर माइनस 6 फेरेड, 1 पीको फेरेड 10 की पावर माइनस 12 फेरेड, समझ रहे हो बात को, 1 मिली फेरेड 10 की पावर माइनस 3 फेरेड, इस तरीके से पढ़ते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अभी भी क्लियर नहीं हुई तो मुझे बताओ, अच्छे से समझ आ गया पक्का? ये निकालते हैं कैपेसिटर का तरीका। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहो फिर निकाल लो डायमेंशन फॉर्मूला यार। देखो Q को क्या लिखते हैं, AT, पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू में ऊपर Q चले जाएगा, ये भी AT, ये भी AT, ये ml स्क्वायर T माइनस, ऊपर m लेके जाओ m की पावर, l को ऊपर लेके जाओ l की पावर, t को ऊपर लेके जाओ T3, a कितना हो गया T4, एक और एक 2 और 2 ऊपर गए 4, a और a कितने हो गए, लो भैया जी m-1 l-2 t की पावर 4 a स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का हमारा क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला। बोलो जी क्लियर है पक्का? अब बात आती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, बोलो क्लियर है ना, और इसको हमने कहीं कहीं कनेक्ट कर दिया नीचे अर्थ से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, एक तरफ कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किस तरफ, इनके बीच की थिकनेस कितनी, इनका एरिया कितना, हाय दैया, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय कितना, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, मतलब C D पे डिपेंड कर रहा है, C A पे डिपेंड कर रहा है। आप ध्यान से देखो, क्लियर है? मतलब इसका ये हो गया कि D, आप थिकनेस जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे कैपेसिटर की वैल्यू घटती जाएगी, आप जितना ज्यादा इसको क्लोज लाते जाओगे C की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप समझ गए? ये चीज होती है, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आपके खुजली हुई, खुजली तो होती है इंसान के, उनने क्या करा, इसके बीच डाइलेक्ट्रिक क्या रख दी, एक स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी लगा दी, T। हर इंसान की खुजली होती है, कुछ ना कुछ उसमें भयंकर गणित पेलनी है सीधे सीधे, तो उनने क्या करा, बोले जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है और इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, T, बोले अब क्या होगा चेंज, देख लो भैया चेंज क्या होगा। क्या कह रही है बेटा, कितना होगा कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू कितना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये कुछ चेंज होता है, कितना होता है, तो D माइनस T और प्लस का K बाई T, T बाई K, ठीक है, प्लस का T बाई K। ये ले भैया, ये बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये भैया याद रखना पड़ेगा, देखो भैया हमको कोई यार याद नहीं रहते हैं कभी कभी भैया। हाँ, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए है, ध्यान रखना। जब आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब दो पैरेलल प्लेट के बीच में एक्सर्ट करते हो, तब जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, D माइनस टी प्लस टी बाई के। के हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टी हो गई उसकी थिकनेस, डी हो गई टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, और एरिया तो वही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट वही रहेगा। इज इट क्लियर पक्का? उसी के बाद आ जाती है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी स्टोर्ड इन कौन सा सेटर, कौन सा सेटर,
1/2 CV²। समझ रहे हैं बात को? तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर 1/2 CV। एक मजे की बात बताऊं, इसका तो डेरिवेशन भी नहीं है अपने सिलेबस में, ओनली फॉर न्यूमेरिकल है इसका। हमारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका न्यूमेरिकल करना है हम लोगों को। फॉर्मूला ध्यान रखो, ठीक है? किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, साथ में बोलो 1/2 CV²। यहां पे V को वेलोसिटी मत समझ लियो, यहां पे V है वोल्टेज, यहां पे V क्या है, जिसको आप पोटेंशियल बोलते हो, और C यहां पर कैपेसिटर है। समझ गए? और ये यहां पर कौन है, वो तो समझ ही गए होंगे। समझ गए? क्लियर हो गई ये चीज? इज दैट क्लियर? दिस चैप्टर इज ओवर। हटाओ, खत्म। एक्सियल इक्वेटोरियल भी बता देता हूं इसके लिए। लो बेटा, V एक्सियल, देख लो बेटा, 2 खत्म हो जाता है, KQ अपॉन कितना, KP, KP अपॉन कितना, क्लियर है ना बेटा? x² हो जाता है, क्योंकि यहां पे एक R कम हो गया ना। अरे आप ध्यान से देखो ना, V बराबर होता है KQ अपॉन कितना, तो एक R कम हुआ, इसलिए एक x भी कम हुआ। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, वो होती थी ट्वाइस ऑफ KP चपॉन में कितना। आप समझ रहे हो ना बात को? बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार तो बता दो यार। क्लियर हो गई? ये एक्सियल पर है, ये वाली कहां पर है मेरे बच्चे? ठीक है बच्चा। अब देखिए मजे की बात बताता हूं तुम लोगों को। पोटेंशियल 0 होता है इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। कैसे बताएं? देख, ये पॉजिटिव, ये कैसा, इनके बीच का डिस्टेंस, ये क्या हो गया, इससे x डिस्टेंस दूरी पर कौन है, इससे x डिस्टेंस दूरी पर कौन है, कोई एक। यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम, यस और नो? ये कितनी दूरी पर है, x। यहां से ये पॉजिटिव, ये भी कितना मानो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर। यहां से लगने वाला V1, यहां से लगने वाला V2, इसका रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, VR। ये थीटा है, तो ये भी कितना, ये भी कितना, सब कुछ सेम है, जैसा वहां है वैसा यहां है। समझे? एक कंपोनेंट ऊपर भागेगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर। कौन सा, V1 cos थीटा भी इधर ही आएगा और V2 cos थीटा भी इधर ही आएगा। मानोगे कि नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा बेटा। बोलो जी क्लियर? पक्का? अब आपको पता है इनके V1 और V2 आपस में कैसे रहेंगे, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट पोटेंशियल निकालोगे तो V1 माइनस V1 से V2। तो मेरे बच्चे जरा बताओ, V नेट इसके लिए कितना आया, जादू। इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, वो होती है KP अपॉन XQ। समझ गए? दिस चैप्टर इज ओवर। आ गए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पे। कौन सी? स्केलर। V इज स्केलर, पोटेंशियल स्केलर होता है बेटा। हाँ। एक तरफ V1, एक तरफ इनके बीच थीटा, इधर का रिजल्टेंट V1, इधर का रिजल्टेंट V2। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो, V नेट कितना होगा, V1 cos थीटा और प्लस का V2 cos थीटा को क्या कर लो, V1 प्लस इनटू में। अब ध्यान से देखो, ये किधर भाग रहा है, इनका डायरेक्शन किधर है, आपको अलग हो गया ना इनका डायरेक्शन। या आप ऐसे करके ले सकते हो, डायरेक्शन अगर आपको नहीं लेना है, एक चार्ज हमारा कौन सा था और एक चार्ज हमारा कौन सा था, तो यानी कि ये वाला जो होगा वो होगा KQ अपॉन अंडर रूट x² प्लस L², शायद यही होगा वहां पे आप वो निकालोगे। और एक माइनस Q चार्ज से है, तो KQ अपॉन x² प्लस, और इनटू में कितना चल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो यहां पे तो हमें Q का चार्ज भी लेना पड़ेगा ना। यहां पे तो आप Q का चार्ज भी लोगे ना, एक पॉजिटिव Q था और एक नेगेटिव Q था। या आप एक काम और कर सकते हो, और आसान बताऊं, इतने तरीके हैं ना। कितने डिग्री पर है ये, समझ रहे हो? इनके लिए थीटा कितना हो गया, V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस इनटू में Q कितना, cos 90 की वैल्यू। हटाओ पे हैं 36 तरीके हैं इसको सॉल्व करने। चलो आ जाए, आगे बढ़े।
नेक्स्ट बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखो एक चीज ध्यान रखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इन जो प्रीवियस दोनों चैप्टर्स हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा चैप्टर लास्ट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि यहां से बड़े क्वेश्चंस उठने की जो उम्मीदें होती हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, मींस वो ज्यादा होती है। आप समझ रहे हो बात को? ठीक है, यहां से ना, यहां से छोटे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं उठते यहां से। हाँ, यहां से आप सोचो आपको बच्चों वाला क्वेश्चन मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। यहां से अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, रीजनेबल क्वेश्चन मिलता है, कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, कोई असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, यहां से बड़े क्वेश्चन मिलते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोग देख लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले तो यही आता है भैया, करंट क्या होता है, अरे सॉरी करंट क्या होता है, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन कितना, क्यू बाई टी का मतलब क्या हो गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन दी कंडक्टर। किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में जो चार्ज है वो तुम्हारा किस तरीके से फ्लो हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग आई। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इज इट क्लियर? बात करते थे इसकी यूनिट की, तो सब जानते हैं इसकी यूनिट कितनी होती है, एम्पियर। इसको जनरली आप एम्पियर में मेजर करते हो। ठीक है, मेजर करने वाली जो डिवाइसेज होती है, एक का नाम होता है एमीटर और एक का नाम होता है गैल्वेनोमीटर। बोलो जी क्लियर? अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी याद हो तो ये सारी चीजें हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी पढ़ते हो, उसको फिर एमीटर में भी कन्वर्ट करते हैं, उसको फिर वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? उसके बाद बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा देखो, ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद ये आ जाती है बात कि यार ये करंट बन कैसे रहा है, कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, क्या ऐसा हो रहा है जो करंट पैदा हो रहा है किसी एक सर्किट के अंदर। तो ये करंट का जो बनना होता है ना, ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनों की वजह से। जब तक किसी सर्किट या कंडक्टर के अंदर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, उसकी वजह से मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो उसकी वजह से बेटा हमको ऐसा पता लगता है कि वहां पर करंट पैदा हो रहा है। आप समझ रहे हो बात को? क्लियर? तो वहां से एक वेलोसिटी आती है जिसको बेटा हम लोग कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इसको आप थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाऊं तो आपको जिस तरीके से समझना, जैसे मान लो ये हमारे पास वायर है, इसको हमने, इतना मोटा वायर नहीं होता है, गलत बात, हमेशा ध्यान रखो सिलेंड्रिकल शेप का वायर होता है। वायर तो ये है, अब मैं इसके अंदर तुम्हें इलेक्ट्रॉन कहां से दिखा दूं यार, ऑब्वियस बात है मुझे इसको थोड़ा सा जूम आउट करना होगा। जब मैं इसको जूम आउट करूंगा तो मेरे को कुछ वायर ऐसा होगा, ऐसा दिखाई देगा। आप समझे? अगर ये नेगेटिव है और ये, ऑब्वियस बात है यहां से कौन पुश होंगे, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं तो ऑब्वियस बात है यहां से कौन ट्रेवल करना चाहेगा, तो यहां से कौन भागने लगे, जरा आप बताओ। बोलो जी क्लियर? तो मोबिलिटी किसकी होने लगी, इलेक्ट्रॉन की। हो सकता है इसकी वेलोसिटी, हो सकता है इसकी वेलोसिटी, हो सकता है इसकी वेलोसिटी। अगर इन सबका एवरेज निकाल दो तो कौन सी वेलोसिटी मिल जाती है, कहानी खत्म, पैसा हजम। बस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस vn डिवाइडेड बाय कितना, इसको बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझे बात को? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर, क्या कर रहे हैं, विच आर मोबाइल इनटू द सर्किट या कंडक्टर इज कॉल्ड मेरे बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जरा खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ मूव करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? अब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसी तरफ कौन मूव करता है, बन गया करंट। समझे? अब ये फॉर्मूले को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, जब प्रूफ करते हैं तो VD इज इक्वल टू माइनस का ई टाउ बाय, ले मेरे बच्चे ये आ गया, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD इज इक्वल टू माइनस का ई टाउ बाय कितना, m। दिस टाउ इज व्हाट मेरे बच्चे, दिस टाउ इज नॉट मूवमेंट ऑफ फोर्स, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। ये यहां पर रिलैक्सेशन टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है, दिस इज रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन टाइम बेटा वो टाइम होता है, ध्यान से सुनना, रिलैक्सेशन टाइम बेटा वो टाइम होता है जितने में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रुकता है और वहां पे एक होल डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, होल्स। ये होल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा माइक्रो सेकंड्स के लिए बनते हैं, बट हाँ बनते जरूर है। आप समझ गए बात को? तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की वजह से ये बन पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से स्विच करता है कि यहां पर एक स्पेस छोड़ जाता है, वैकेंट स्पेस छोड़ जाता है, जिसको आप क्या बोल देते हो, जरा बताओ, होल। आप समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से मेरे बच्चे हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है, माइनस ई टाउ बाय एम। आई रिपीट, मैं दोबारा बोल रहा हूं, VD इज इक्वल टू माइनस का ई टाउ बाय एम। स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम मास। क्लियर हो गई ये चीज? बहुत बढ़िया बात। अगला रिलेशन आ जाता है हमारा I एंड VD रिलेशन, I वर्सेस
VD I वर्सेस VD रिलेशन, मतलब I और VD के बीच क्या रिलेशन रहता है, तो थोड़ा जरा दिमाग से सोचो आप लोग। यहां से ये हमारे पास ये हमारे पास वायर। यार ऑब्वियस बात है, इस कंडक्टर की अपनी खुद की क्या होगी, इस कंडक्टर के बाद अपना खुद का क्या होगा, यहां से कौन पास कर रहे हैं, इनकी खुद की अपनी क्या होगी। वेरी गुड। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी कि नहीं होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है तो क्या पैदा हो रहा होगा। कितना आसान होता है, देखो लॉजिक समझ जाओ तो फिर तो बड़ा हलवा लगता है फिर तो टॉपिक। इतनी सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में मूव कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में मूव कर रहे होंगे, क्योंकि ये सिलेंडर है ना, तो वॉल्यूम इसका कितना होगा, जरा ध्यान से देखो, एरिया इंटू कितना, मैं कहूं इसमें चार्ज कितना लगेगा, तो चार्ज होता है एनी होता है कि नहीं होता है, एनी की किसके साथ मल्टीप्लाई, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन लगा दो, तो आई बराबर क्यू अपॉन कितना, क्यू अपॉन, सही है। ये वाला फॉर्मूला किसकी जगह ठोक दो, क्यू की जगह क्या लगाओगे, एन ई ए और एल अपॉन में, और लेंथ अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे ये डिस्टेंस ही तो हुआ, इलेक्ट्रॉन इतनी को तो मूव कर रहे हैं, ये डिस्टेंस, और एल टाइम क्या हो गया इसके लिए टी, तो एन ई ए, और ये क्या बन गया वीडी टाइम। तो आई बराबर कितना हो गया, एन ई वीडी, दिस इज द आई और वीडी रिलेशन। उसके बाद आ गया हमारे पास रेजिस्टिविटी। कौन आ गई बेटा, रेजिस्टिविटी। ये बड़ी अनोखी चीज है, ए आर रहमान अपॉन, है ना भाई, ए आर रहमान अपॉन एल, मतलब रेजिस्टिविटी टोटली डिपेंड करती है किसको, नेचर ऑफ मटेरियल पर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बेटा इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब ये हो गया कि जैसा मटेरियल का नेचर, जैसा भी मटेरियल का नेचर, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। जरा बताओ क्या, वैसे ही आपको रेजिस्टिविटी देखने को मिलेगी। मे बी अगर रेजिस्टिविटी आपको बहुत ज्यादा मिल रही है तो आप देखोगे कि उसकी कंडक्टिविटी पुअर होगी। मे बी अगर रेजिस्टिविटी आपको उसकी बहुत कम देखने को मिल रही है, 100% उसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, ज्यादा। ये चीज ध्यान रखो। इससे एक चीज पता लगती है कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज, क्लियर है। मतलब रो अगर ज्यादा तो इट्स अ पुअर कंडक्टर, रो अगर कम तो इट्स अ गुड कंडक्टर। वेरी गुड, बोलो जी, क्लियर, क्लियर हो गई ये चीज। अगली चीज आ जाती है बेटा टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है कुछ चीजें। उसको बोलते हैं अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू में चेंज इन, अबे टेम्परेचर। यस, डेल्टा टी, जब भी कैपिटल टी बनता है तो टेम्परेचर, स्मॉल टी बनता है तो टाइम। ध्यान रखा करो ये चीज, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा टी। डेल्टा आर का मतलब क्या है, R2 माइनस, और ये R1 इनटू में T2 माइनस, इसकी यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। ये होता है मेरे बच्चे हमारे पास अल्फा। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। दिस अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। हाय दैया, तो नंबर नेक्स्ट बताओ बेटा। वो आ जाते हैं हमारे पास सेल्स ईएमएफ, सेल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑल्सो। क्लियर है बेटा। तो सेल ईएमएफ क्या होता है भाई साहब, ये लंबो सेल, ये छोटो सेल, है ना। इन दो टर्मिनल्स के बीच का, ये पॉजिटिव और ये, इन दो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको आप क्या बोल देते हो मेरे बच्चे, विच इज सेल ईएमएफ। इसको जनरली इस वाले ई से दिखाया जाता है। बोलो जी, क्लियर, पक्का। दो टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल ईएमएफ, विच इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। केमिस्ट्री में पढ़े तो हो, तो अलग से थोड़ी है, कोई चीज तो सेम ही है। क्लियर हो गई ये चीज। लेकिन हाँ, एक चीज बड़ी, अपने पास सेल का खुद का क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यस, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को भी बचाना चाहते हैं करंट से, क्योंकि करंट का ओवरफ्लो से, इसलिए इनके पास अपना खुद का एक क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है।
जैसे आर इज कॉल्ड मेरे बच्चे इंटरनल, ये जो बेटा तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, टर्मिनल जो बोलना चाहो, एंड साथ ही साथ बेटा नेचर ऑफ मीडियम बोल लो इनको, या फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो भी इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल या किस मीडियम की बनी है इस पर भी ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। V बराबर कितना होता है सब लोग बताओ, तो यहां पे चेंज V हो जाएगा ये वाला E, I अपना ऐसे ही रहेगा, R अपना छोटा वाला। कितना सिंपल लग रहा है, कितना सिंपल है। हम क्या करें, सर्किट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, यहां पे लिया, यहां पे लगा दिया एक कौन, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज कैपिटल R, दिस इज स्मॉल r, दिस इज E। हमने कहा इसके लिए क्या बनेगा, तो इसके लिए आप कहोगे I इज इक्वल टू V अपॉन में R प्लस, लो भैया ये भी हो गया, नहीं समझे, अरे बता दो भैया, समझ गए पक्का। तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीजें निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि इन सेल्स को सीरीज में लगाया जाता है, कभी इनको पैरेलल में लगाया जाता है, तो कैसे लगाया जाता है वो भी सीख लो। जैसे मानो आपने ये लिया, बोले भैया ये सेल ले लिए, ये देखना, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बोलो जी के लिए, ये E1 है, ये है ना, इनके खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ये काय में कनेक्ट हुए हैं अभी सीरीज में। अगर सीरीज में हुए हैं तो ये सब चेंज होंगे, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, वैसे एक्चुअल में क्या होता है, I बराबर V अपॉन, अरे ये चेंज हो ना, I बराबर V अपॉन, तो V कितना, E1 E2 E3 डैश, ये अपॉन में R प्लस, आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ बेटा क्लियर, ये हो गया मेरे बच्चे तब जब आप इसको काय में कनेक्ट करोगे, एक आ जाएगा कब, जब आप इसको काय में कनेक्ट करोगे, पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होगा, जैसे ये हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, E1, ये हो गया E2 और ये हो गया, है ना। लेकिन पैरेलल में बेटा पता है क्या होता है, वोल्टेज कैसा रहता है पता है, कांस्टेंट। यस, पैरेलल में सेल ईएमएफ चेंज नहीं होगा, इनका कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला आएगा वो I इज इक्वल टू E अपॉन R एंड विच इज N अपॉन, N क्या होते हैं, विच इज नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर आप नंबर ऑफ सेल्स भी बोल सकते हो। समझ गया बेटा, ये हो जाता है, खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। इसमें एक टर्मिनल वोल्टेज भी होता है, वो भी बता देता हूं। टर्मिनल वोल्टेज विच इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस IR, है ना, V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये होता है ना, हाँ यही होता है। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा वोल्टेज, विच इज टर्मिनल वोल्टेज, मतलब ये जो टर्मिनल्स हैं इन पे कितना वोल्टेज लाए करना है, तो वो आप क्या करोगे, विच इज E माइनस IR, मींस आप सेल ईएमएफ में से I इंटू R के प्रोडक्ट को माइनस कर दोगे, तो आप लोग को मिल जाता है टर्मिनल वोल्टेज। लास्ट दो टॉपिक बचे हैं, चैप्टर ओवर, किरचॉफ और व्हीटस्टोन। बाबू स्टार्ट करते हैं किरचॉफ चाचा का लॉ। अब देख किरचॉफ क्या कहते हैं, देख सिंपल सा लॉजिक, एक इनका लॉ होता है KCL, एक होता है KVL, ठीक है। एक करंट लॉ होता है और एक जो होता है वो किरचॉफ वोल्टेज लूप रूल होता है। समझ रहे हो बात को, दोनों को सीख लेते हैं बेटा। एक चीज ध्यान रखना, किरचॉफ लॉ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स पे लगता है, ज्यादातर जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप लोग जनरली किरचॉफ लॉ का यूज करते हो। अगली चीज मेरे बच्चे क्या आ जाती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं ये लोग, ठीक है। ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। यस बेटा, ये चीज याद रखना है बेटा। हाँ, ये इस चीज को डिस्टर्ब नहीं करता है, जितना चार्ज एंटर करता है उतना ही चार्ज लीव करता है, हमेशा याद रखो, ठीक है। जितना भी चार्ज आप सर्किट को दे रहे हो, जितना करंट उतना ही करंट उसकी बैटरी में जिक्लॉट वापस भी जाना चाहिए। आप समझ रहे हो बात को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भैया ये फुलफिल करते हैं। पहला लॉ होता है KCL, कौन सा लॉ होता है, किरचॉफ करंट लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल, इसको हम दूसरी भाषा में कौन सा रूल बोलते हैं, जंक्शन रूल। ये क्या कहता है जरा ध्यान से समझो, बड़ी शुद्ध भाषा में मैं आपको समझा देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगना।
देखो ये आया करंट, आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास करंट, ये जिस पॉइंट से टकराया आप ध्यान से देखो, यहां से करंट क्या हुआ, तीन हिस्सों में क्या हो गया, डिवाइड। लेट्स सपोज यहां से ये डिवाइड हुआ I1 में, यहां से ये डिवाइड हुआ I2 में, यहां से ये डिवाइड हुआ। तो ऐसा बोला जाता है बेटा जितना करंट एंटर करता है वो हमेशा इक्वल होता है जितना करंट वहां से क्या करता है बेटा, लीव करता है। आप समझ रहे हो ना बात को, पक्का, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ एंटरिंग द करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिलीजिंग द करंट या लीविंग द करंट। आप समझ रहे हो ना बात को। किसी भी सर्किट में जितना करंट एंटर करता है, जितना करंट एंटर करता है वो करंट हमेशा इक्वल होता है जितना करंट क्या करता है, लीव करता है। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जरा बताओ। इस लॉ को हम बोल देते हैं आपका केसीएल। इसको मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करता हूं तो थोड़ा तुम लोग समझाना हमको। ये देखो, एक इधर से करंट आया, एक इधर से करंट निकला, एक इधर से करंट आया, एक इधर से करंट आया, एक इधर से करंट आया, एक इधर से करंट गया। बोलो जी क्लियर। यहां पे ये दे रखा है I1, ये दे रखा है I2, ये दे रखा है I3, ये दे रखा है I4, ये दे रखा है I5, ये दे रखा है I6। आपके हिसाब से क्या इक्वेशन बननी चाहिए? सबसे पहले करंट एंटरिंग, एंटरिंग कौन सा कर रहा है बेटा, करंट एंटर वाले देख, I1 कर रहा है, I3 कर रहा है, I6 कर रहा है, I5 कर रहा है। लीव कौन कौन कर रहा है, I4 और I2। ये लो भैया, आई होप समझ में आ गया होगा। इस लॉ को हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, केसीएल। जंक्शन रूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन पे जैसी करंट आता है, जंक्शन इज द पॉइंट वेयर द करंट इज डिवाइडेड इनटू द अदर पाथ। समझ गया ना बात को, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है बच्चा किरचॉफ का वोल्टेज लूप रूल। नेक्स्ट इज केवीएल, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर इसको आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो लूप व्हाट बेटा, रूल, लूप रूल। ठीक है, कैसे काम करता है समझ लो, बड़ा सिंपल सा है ये भी। चीजें बस थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे मान लो दो सर्किट में आपको बनाता हूं, जैसे मान लो एक सर्किट मैंने ये बनाया, यहां पे मैंने R1 ले लिया, यहां पे मैंने R2 ले लिया, इसको मैंने I बोल दिया, यहां से I निकला। बोलो जी क्लियर। एक सर्किट मैंने ये बनाया, ठीक है, यहां पे मैंने एक सेल लगाया है, एक सेल मैंने यहां लगाया है, ठीक है, या यहां लगाओ, यहां लगा दिया, ठीक है बेटा। एक रेजिस्टेंस मैंने यहां लगा दिया, एक रेजिस्टेंस मैंने यहां लगा दिया। इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3, इस सेल का नाम E1, इस सेल का नाम E2। बोलो जी क्लियर, कोई दिक्कत। दो मैंने लिए हैं एग्जाम्पल, ताकि दोनों से मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा दूं। देख, पहला वाला लूप तो बहुत ही इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले सेल में पॉजिटिव या नेगेटिव करंट यहां से लीव हो रहा है, तो इस तरीके से अगर ये जाएगा तो करंट का ये लूप बनेगा। लूप समझ लो आप लोग, लूप जरूरी होता है समझना। पॉजिटिव डायरेक्शन से हमेशा लूप को बनाने की कोशिश किया करो। क्या हो गया, आदमी हो पैजामा हो यार। ठीक है बेटा, यहां से बेटा कौन आया, जरा ध्यान से देखो, आई। बेटा लूप कैसे लगाओगे जरा ध्यान से देखो। E इज इक्वल्स टू, ये देख ले एक बार, E इज इक्वल्स टू I के साथ कौन कौन आया, I के साथ कौन आया, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रूल, किरचॉफ। ठीक बेटा, अब जरा यहां से समझ लो एक बार, लेकिन यहां पे जरा तुम लोग को एक दो चीजें थोड़ी सी याद में रखनी होंगी। जैसे मान लो हमें यहां पे ये देखना होगा E1 बड़ा है E2 से, पहला केस, E1 वाला वोल्टेज E2 से बड़ा है, ठीक है। मान लो यहां से करंट कौन सा लीव करा, यहां से करंट कौन सा लीव करा, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बात बताने जा रहा हूं। यहां तक करंट आता जाएगा कौन सा, I1, यहां पे भी कौन सा आया, ऑब्वियस बात है, यहां से I1 आया, यहां से I2 गया, तो दोनों मिलके जाएंगे यहाँ पे I1 प्लस कितने, बोलो जी क्लियर। यहां तक गए, अब ये तो वापस आ गया I1, और ये इधर आ गया कौन, I2। बोलो जी क्लियर, कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहूं इसका लूप क्या बनेगा, तो आपको ये देखो पॉजिटिव से इधर की, देखो लूप बन गया, बन गया। तो अगर मैं आपसे कहूं इसका क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर E1 इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I1 प्लस और इनटू में, बोलो जी क्लियर। अगर मैं इस सर्किट की बात करूं विच इज I2, क्या होगा जरा ध्यान से देखो, लूप मेरा इधर को घूमेगा, बोलो जी क्लियर। तो ये कितना जा रहा है, विच इज R2 के साथ कितना, I1 प्लस एन प्लस का I2 के साथ। आई होप बेटा समझ में आया होगा, समझ में आया ना, क्लियर हुआ। अब मैं इसी में थोड़ा सा एक चीज स्विच करता हूं,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसमें टाइम चाहे कितना भी लगे, इस चीज में टाइम चाहे कितना भी लग जाए, बट इसको समझाना आती आवश्यक है बेटा। इसको नहीं समझा तो समझ लो बेकार है हम लोग। आपके तो मैंने सेल ऐसे करके कर दिया, बोलो जी क्लियर। आपके तो मैंने सेल का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दे दिया, बोलो क्लियर है। ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा, ये R1 ये, और ये मेरे बच्चे इसका क्या हो गया I1, और इसका मे बी मेरे बच्चे E1 ग्रेटर देन। अब पहले वाले और इस वाले केस में अंतर देखना कितना है, जरा ध्यान से देखो। यहां से कौन सा करंट लीव हुआ, समझ लो ये चीज समझ लो सब लोग। यहां से I1 करंट लीव हुआ, यहां से कौन सा करंट लीव हुआ, E1 ज्यादा है E2 ज्यादा है, ऑब्वियस बात है I1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा किससे, बोलो क्लियर है। यहां से निकल के भागा 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 भागा, कौन आ रहा है I1। अब देख यहाँ पे जंक्शन है, ऑब्वियस बात है यहाँ पे कौन सा करंट जाएगा I1। ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात को, ठीक है। यहां से कौन सा करंट लीव कर रहा है, यहां से कौन सा करंट आया, ऑब्वियस बात है यहाँ जंक्शन है, यहाँ भी कौन सा करंट आएगा। तो यहाँ पे दोनों करंट जा रहा है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट। अब कौन सा वाला करंट बड़ा है, I1 वाला, और ये I2 छोटा है, तो I1 वाले को पहले रखना, यानी कि यहाँ पे जो करंट नेट जाएगा वो कितना होगा, I1 माइनस I2। ये दोनों सर्किट में अंतर था। बाकी अब किरचॉफ का रूल तो वैसे ही लगेगा जैसे लगता है, समझ जाओ। अगर इसको नहीं समझे तो गलती करके आओगे, हम बता रहे हैं इस चीज के लिए। क्लियर हो गई। किरचॉफ का एक पक्का आना है क्वेश्चन, हम बता रहे हैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन पक्का आना है इसका, ठीक है भैया। आगे जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर, लास्ट टॉपिक खत्म। लास्ट टॉपिक, इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बैलेंस्ड सर्किट। ये एक बैलेंस्ड सर्किट होता है जहां पर गैल्वेनोमीटर पर रीडिंग कितनी मिलती है, जहां पर गैल्वेनोमीटर पर रीडिंग कितनी मिलती है, आप समझ रहे हो बात को। अगर गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, जैसे ऐसे करके बना और ये सुई ऐसे करके है, आप समझ गए ना बात को। निडल में किसी भी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तो यहाँ पे करंट कितना, अगर ये ऐसे करके और ये ऐसे करके है, तब करंट शुड नॉट बी इक्वल टू, ध्यान रखना है ये चीज, समझ गए ना बात को। तो हमें जब व्हीटस्टोन ब्रिज लगाना है तो ऐसे सर्किट पे लगाना है, ना कि ऐसे सर्किट पे लगाना है, समझ गया बात को, क्लियर है। तो मान लो अगर हमको इस तरीके का एक सर्किट बना के दे दिया उसने, अरे गला दर्द हो गया रे, वो हल्क वाली वीडियो नहीं आती है, हल्कू, अरे रे मर गया मैं तो अरे मेरे को कोई मोटरसाइकिल चला दे रे अरे मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा है रे अरे रे हल्को, अरे हल्को चड्डी फट गई रे देखो भाई, हैं हैं देखो बेटा, गैल्वेनोमीटर पर रीडिंग कितनी है, ऑन गैल्वेनोमीटर रीडिंग कितनी हो गई, तो इसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, ठीक मेरे बच्चे। तो इसमें क्या होता है, जो P अपॉन Q होगा वो इक्वल टू होगा S अपॉन, आई होप मेरे बच्चे समझ में आ गया होगा, समझ गया बेटा। इसको हम लोग कौन सा ब्रिज बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। दैट्स ऑल, दिस चैप्टर इज ओवर, दिस यूनिट इज ओवर। अब बस रिक्वेस्ट इतनी है कि इसको देख लेना,